नमस्कार, ये वॉर 2.0 है। टीवी9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और ये जो गठजोड़ आप देख रहे हैं, दो खेमे में बंटती हुई दुनिया दिख रही है। और ये जो 2-2 का गठजोड़ है, रूस प्लस ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल, ये विध्वंसक मोड़ की तरफ पहुंच चुका है। इजराइल हमास जंग के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान और रूस के गठजोड़ से दुनिया इस वक्त भयभीत है, खौफजदा है। क्या ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी महायुद्ध की चपेट में लेकर आ जाएगी? मिडिल ईस्ट को लेकर ईरान और रूस क्या क्या प्लान बना रहे हैं? क्या ईरान इजराइल और अमेरिका को उकसाकर न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। बिल्कुल निधि, और अरब देशों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिलने से आक्रामक हुआ ईरान रूस के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल से बदला लेना चाहता है। क्या पुतिन भी ईरान के साथ अरब देशों के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी बनाकर अमेरिका और नेटो से हिसाब चुकता करना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन तथ्यों के पीछे की सच्चाई क्या है। अभी यमन से एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले करते हैं उसका रुख। यमन के रक्षा मंत्री की इजराइल को धमकी, इजरायली शिप को निशाना बनाएंगे, सेना को इजरायली शिप पर हमले का निर्देश। तो यमन की तरफ से यह धमकी दी गई है और सेना को इजरायली शिप को टारगेट करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया। इजरायली शिप को निशाना बनाने की यह धमकी दी गई है यमन के रक्षा मंत्री की तरफ से। और एक बड़ी खबर मिल रही है, यमन से हूती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक हुआ है। हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला नाकाम हो गया है। आईडीएफ ने हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को आईडीएफ की तरफ से तबाह किया गया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ से खत्म कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, इराक के एन अल असद एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वीडियो जारी कर बयान भी दिया गया है। एक और बड़ी खबर, इराक में ये बेस पर अटैक हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और इधर बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है, नाटो देश पर हमला किया तो बुरा अंजाम होगा, एक एक इंच का बदला लेगा अमेरिका, पुतिन को जीतने नहीं देंगे, ये कहना है बाइडेन का। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, दो महायुद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति आज रूस दौरे पर हैं। आज मॉस्को में इब्राहिम रईसी और पुतिन से उनकी मुलाकात होने जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति के मॉस्को दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील पर बातचीत होनी है। ईरान और रूस आपसी सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। और देखिए, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के रूस दौरे को लेकर इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की नजर रहेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दौरे से दुनिया में चल रहे दो महायुद्धों का और विस्तार होगा? जी हां, सबसे अहम सवाल यही है। तो रईसी पुतिन की मुलाकात दुनिया में क्या होगा, महाविनाश, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील सबसे अहम है। इस डील पर अमेरिका की खास नजर है। अमेरिका इजराइल की घेरेबंदी पर रणनीति बनाएंगे दोनों देश, और कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर विचार करेंगे। रूस को ईरान से मिलने वाले हथियार से यूक्रेन में तबाही भी हो सकती है। जी हां, गाजा और यूक्रेन जंग पर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन का रूस इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए भी चर्चा अहम है। ईरान को रूस कई हथियारों के साथ तकनीक भी देगा। हमास हिजबुल्लाह को ईरान के जरिए रूस से भी मदद संभव है। बिल्कुल, और देखिए, हमास हिजबुल्लाह को मदद मिलने से इजराइल की मुश्किल बढ़ सकती है। सवाल यही है कि अमेरिका इजराइल की कैसे घेराबंदी करने की रणनीति बन रही है। तो हूती विद्रोहियों को ईरान से और मदद मिल सकती है। सीरिया में भी अमेरिका को चुनौती बढ़ेगी, यह भी तय नजर आ रहा है, और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले बढ़ सकते हैं।
यहाँ लेबनान से इजराइल पर हमले बढ़ सकते हैं, ये भी एक आशंका है। और रूस से ईरान को Su-35 फाइटर जेट मिलेंगे। ईरान को रूस Mi-28 हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। और ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल चाहता है, ईरान से रूस चाहता है। तो ये जो पूरा चक्रव्यूह है, ये लगातार दोनों वॉर फ्रंट्स पर मैच कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले सोई साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि जो रूस और ईरान का मिलना हो रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है? ये कैसे प्रेशर बिल्टअप करेगा पूरी दुनिया में? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले ईरान की अमेरिका के साथ दोस्ती थी, पर जब से अमेरिका ने उसके जो न्यूक्लियर संधि है उसके साथ विच्छेद किया था और वहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो शुरू हुआ, तब ईरान ने रशिया को काफ़ी मदद दी थी। शाहीन 2 ड्रोन सिस्टम उनको दिया था जो काफ़ी कामयाब रहे थे। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती गई। इसके साथ ही साथ देखिए दुनिया जो दो खेमों में बटी है, चाइना और ईरान की भी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन की डील की है, जो कि 25 साल तक वो तेल लेते रहेंगे। ये इस प्रकार से एक अलग ही घेराबंदी शुरू हो गई है। यहाँ पर अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान का जो प्रभाव है मेनली मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करते हैं। हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, इसके अलावा सीरिया में ईरान समर्थित सरकार है और वहाँ पर भी, और इराक में जो है ईरान समर्थित जो ग्रुप है वो अमेरिका की बेसों पर हमला करते रहते हैं। रशिया से उनको आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जिसके द्वारा ताकतवर होने सर, लेकिन एक बड़ी चिंता है, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको समर्थन मिल रहा है, वो वास्तविक रूप में एक आतंकी संगठन है। बड़ा सवाल यही कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिलेंगे तो क्या दुनिया एक नए खतरे के चक्र में नहीं प्रवेश कर जाएगी? इस पर करेंगे चर्चा। और देखिए, दक्षिणी लेबनान पर IDF का बड़ा हमला, ये भी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, इजरायली टैंकों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए हैं गोले। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ड्रोन से हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर गाजा से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जंग में मारे गए IDF के 2 सैनिक, जमीनी ऑपरेशन में 2 सैनिक मारे गए हैं। IDF के जमीनी ऑपरेशन में मरने वाले सैनिकों की संख्या 86 तक पहुंच गई है। 86 ये संख्या पहुंच गई है। जमीनी ऑपरेशन में 86 सैनिकों की मौत हो चुकी है। और रईसी से मुलाकात के पहले कल UAE सऊदी अरब पहुंचे थे पुतिन। अबू धाबी में रूसी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। अबू धाबी में तोपों से पुतिन का स्वागत किया गया। तो ये देखिए, रूस के राष्ट्रपति अरब देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाते हुए, और जब पुतिन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया, तोपों से उनको सलामी दी गई। और देखिए किस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अपने आप में पुतिन बदलते नजर आ रहे हैं, अपने खेमे को बढ़ाते और खासकर इस्लामिक देशों और अरब देशों के साथ नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज भी पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए काफी चुके, क्योंकि अगर अमेरिकन फ्रंट का सामना करना है, ऐसे में उन्हें नजर आता है कि दुनिया में अगर कोई शक्ति है जो उनके साथ खड़ी हो और वो मजबूत महसूस करें अमेरिका के खिलाफ, तो वो रूस ही है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नेचुरल खेमेबंदी दिखाई दे रही है। और पुतिन भी इस समय एक ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं UAE सऊदी में पुतिन अब मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। मिडिल ईस्ट में दखल बढ़ाना पुतिन का ऑब्जेक्टिव होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल को कम करना, यह भी मकसद है। यूक्रेन पर मुस्लिम देशों से समर्थन जुटाना भी बड़ा मकसद। बिल्कुल। और निधि देखिए, गाजा युद्ध पर अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है, इसको बढ़ाने की कोशिश, और पश्चिम देशों के प्रतिबंध को जवाब देना है। गैर पश्चिम देशों का गठजोड़ भी बनाना है ताकि पश्चिमी देशों को यह दिखाया जा सके कि दुनिया सिर्फ उनके ही हिसाब से नहीं चलती है। शरदेंदु सर, ये जो तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है, इसमें आप प्लस और माइनस क्या देख पा रहे हैं दुनिया के लिए? एक तरफ तो ये कि अमेरिकन और वेस्टर्न मोनोपोली को चैलेंज मिलेगा, ये बात दिख रहा है,
लेकिन इस्लामिक देशों का ये रूस के साथ जो गठजोड़ है, या कि ये कोई क्या खतरनाक कॉकटेल है फ्यूचर के लिए? देखिए, पुतिन साहब की जो विजिट हुई है यूएई में और सऊदी अरबिया, ये बहुत ही अहम है। ये देखिए, एक रशिया और यूक्रेन युद्ध को तो एक मद्देनजर रखते हुए विजिट है ही है, साथ में इजराइल और हमास के भी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करनी है। मेरा मानना है कि पुतिन साहब वो दुखती नब्ज पे हाथ रखा है जिससे कि पूरा अरब वर्ल्ड अफेक्टेड है। वहाँ का जो आम जनमानस है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो सियासतदार हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो डायकॉटमी पूरे मिडिल ईस्ट में है उसको वो भुनाने के लिए वहां पे गए हैं, और उन्होंने एक ल्योरिंग का हमारा समझ से एक ऑफर है यूएई को और सऊदी अरेबिया दोनों को, क्योंकि आप एक सिंपैथेटिकली वो फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में जब वो ईरान की बात करते हैं और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो दोनों में कुछ एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन तो एस्टैब्लिश है, लेकिन जो अरब वर्ल्ड को लीड करने की स्थिति है उसके दो कंटेंडर हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान। शायद इसमें कुछ पैचअप की बात कर रहे हैं, और यूएई एक बहुत बड़ा देखिए, जो आज की डेट में मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी हैं और वो फिलिस्तीन कॉज के साथ हैं। तो हर एक पक्ष अपने हित साधने के लिए करने के लिए वहां जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, अपने हित साधने की कोशिश हर मुल्क की तरफ से हो रही है, और खास करके रूस और ईरान की तरफ से तो सामने आ ही रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में महाविनाश की भयानक तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने गाजा में 10,000 हवाई हमले किए। इजराइल ने गाजा में 10,000 हवाई हमले किए। 7 अक्टूबर से अगर अब तक आंकड़ा जो सामने आया है, 7 दिसंबर तक ये अब तक जो आंकड़े आए हैं, गाजा में 16,248 लोगों की मौत हो गई है। युद्ध में मारे गए 7,112 बच्चे। वेस्ट बैंक में 254 लोगों की जान गई है। और हमास चीफ इस्माइल हानिया का बड़ा बयान सामने आया, इजरायल के साथ बदला जारी, युद्ध में हमारी जीत तय है। हानिया ने कहा है फिलिस्तीनी लोग दृढ़ता से खड़े। तो इस्माइल हानिया का यह बयान, और साफ तौर पे एक बार फिर से युद्ध में अपनी जीत का दावा हानिया की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री की इजरायल को बहुत बड़ी धमकी। ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल के लिए आने वाले दिन भयानक होंगे, ये कहना है ईरानी विदेश मंत्री का। तो रूस का साथ मिलने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। अरब देशों में इजरायल को लेकर दो राय होने के बावजूद ईरान इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री के ताजा बयान के मायने क्या हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हाल के बयान है उसका अर्थ क्या है। तो इजरायल को ईरान की धमकी मिली है, और देखिए हमास और हिजबुल्लाह को ईरान से और मदद मिल सकती है, यह संकेत अपने आप में साफ है इस बयान के। जी हाँ, हमास और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई हो सकती है। इजरायल पर आने वाले दिनों में और विध्वंसक हमले की आशंका है। हूती को भी अमेरिका को टारगेट करने के लिए निर्देश मिल सकते हैं। इजरायल अमेरिका के खिलाफ रूस पर्दे के पीछे से मदद कर सकता है। सोई साहब, ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे से मदद करने की कोशिश हो रही है ईरान की, और ये शायद भूमिका बनाने की कोशिश है इस तरह की मुलाकातें। देखिए, ऐसा जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के रिश्ते रहे, शुरू से बहुत दुश्मनी के रहे। एक के बाद एक कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर ईरान और इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी साफ जाहिर है। यहाँ ईरान जो गेम खेल रहा है वो खुद नहीं लड़ना चाह रहा है, ये अपने जो प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, जो इनके मित्र आतंकवादी ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, इनको सामने किया हुआ, और ये लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। और एक तरह से इजराइल की घेराबंदी भी की हुई है चारों तरफ से। नॉर्थ से हिजबुल्लाह हो गया, पश्चिम से हमास हो गया। लेकिन ये जितनी बयानबाजी है और जिस तरह का अलायंस है, मैं एक बड़ा ही सिंपल सवाल आपसे करना चाह रहा था कि एक तरफ ईरान या दूसरे देश कहते हैं युद्ध खत्म हो, इजराइल युद्ध बंद करे, हमले बंद करे, मासूमों की हत्या बंद करे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये सारा गठजोड़, ये सारी बयानबाजी एक बड़े युद्ध की तैयारी है। ये चल क्या रहा है? नहीं, ये देखिए बयानबाजी है। एक तरह से वो अपने आप को
इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये तो इजराइल को युद्ध बंद करना चाहिए। जो पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, ये दुनिया में एक तो ह्यूमन राइट्स का विरोध का अपराध कर रहे हैं इजराइल। तो यहाँ एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को जोड़ने की कोशिश रहती है उनकी, और अपने आप को अछूता और इन चीज़ों से अलग दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से लगातार वार्निंग दे रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने वार्निंग दिया अभी। और ये एक तरह से सर पोजीशनिंग है जो सामने आ रही है अलग अलग तरीके से, चाहे वो मुलाकात करके हो या प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ दबाव बनाकर हो। एक और बड़ी खबर मिल रही है, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने दावा कर दिया है हमास ने गाजा की आर्थिक मजबूती पर जोर दिया है। हमास ने गाजा की आर्थिक मजबूती पर, यानी इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जोर दिया है हमास ने। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर मिली है। और देखिए यूएस सेनेट में अतिरिक्त फंडिंग के विधेयक को नहीं मिली है मंजूरी। विधेयक पास न होने से यूक्रेन इजराइल को नहीं मिलेगी मदद। अतिरिक्त फंडिंग के लिए लाया गया था यह विधेयक। समर्थन में पड़े 49 वोट तो विरोध में 51, कम से कम 60 वोटों की जरूरत। और आइए अब देखते हैं कि स्वीडन और अमेरिका के बीच आर्मी बेस को लेकर क्या समझौता हुआ है। तो स्वीडन के रास्ते रूसी सीमा तक अमेरिका, ये एक प्लानिंग नजर आ रही है। देखिए, स्वीडन और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। स्वीडन के 17 सैन्य अड्डों का अमेरिका इस्तेमाल करेगा। यह समझौते के बाद स्वीडन में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती होगी। अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग, जहाजों को ईंधन भरने की इजाजत भी होगी। अब क्या होगा असर, इसका परिणाम क्या होगा, ये भी देखिए। रूस की सीमा तक पहुंच जाएगा अमेरिका। स्वीडन में अमेरिकी मौजूदगी से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी। रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखेगा अमेरिका। और नेटो देशों के साथ रूस का टकराव और बढ़ेगा। स्वीडन के साथ रूस के रिश्ते और खराब होंगे। जरूरी बात क्या है, तो स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तुर्की के विरोध की वजह से नेटो में एंट्री में बाधा है। जी हाँ, रूस पहले ही स्वीडन और नेटो को चेतावनी दे चुका है और स्वीडन ये कवायद में भी था कि वो नेटो में शामिल हो। और ऐसे में ये पूरी लड़ाई, ये पूरी फसाद जो था लड़ाई का, वो सामने आया था रूस की तरफ से। तो रूस के आसपास नेटो देशों के अलावा अपने सहयोगी देशों में अमेरिका का कहां बेस है, आइए आपको बताते हैं, जहां से अमेरिका के साथ नेटो रूस पर दबाव बनाता है। आइए इस पर मैप के जरिए समझते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, मैप के जरिए नजर डालते हैं कि रूस की कैसे चौतरफा घेरेबंदी हो रही है। अमेरिका नेटो का सैन्य अड्डा कहां है। पोलैंड आप देख रहे हैं, रोमानिया जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और नॉर्वे, इसके अलावा हंगरी, बुल्गारिया और भी कई देश हैं। रवि, बिल्कुल, स्लोवाकिया है और ये तमाम देश जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। और ये एक एक्सटेंडेड प्रिपरेशन है रूस को घेरने के लिए। शरदेंदु सर, ये जो घेरेबंदी है नई तो नहीं है और रूस भी इसको अच्छी तरह से जानता है। यूक्रेन का जो वॉर है इसी बात को ही लेकर था कि नेटो बॉर्डर को पुश करने की कोशिश कर रहा था। इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं, एक प्रोबेबल रिएक्शन रूस की तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, ये रूस के खिलाफ पूरी लामबंदी है और पूरा ईस्टर्न यूरोप को एक रिंग बंद सा बना दिया है रूस के अगेंस्ट। लेकिन मिलिट्री बेस की इतनी आवश्यकता वहां पे है नहीं, लेकिन अमेरिका अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है और बार बार रूस को बैकफुट पे लाना चाहता है कि जितने एलाइज हैं, जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, आज सारे वो या तो हमारे साथ हैं या वो नाटो का हिस्सा है। लिहाजा रशिया किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को एस्केप नहीं कर सकता और यही सबसे बड़ा रशिया का सिक्योरिटी इशू है। एक तरफ अमेरिका ने पूरी तरीके से रशिया के एक्टिविटी को कन्फाइन कर रखा है। एक जमाने के जितने वार्शा पैक्ट कंट्री थे सबको धीरे धीरे नाटो में ले आया है और जो उसके जो इश्यूज हैं, जो उसके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, स्पेशली वेस्टर्न फ्रंट और सदर्न फ्रंट पे, वो इंटैक्ट रहते हैं। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और टारगेटिंग अगर आप रशिया की करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शन वो जनरेट करके देता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये है रशिया का कंसर्न। इसीलिए रशिया टाइम टू टाइम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का टेस्ट करता है और वो किसी भी तरीके से अमेरिका को अगर वो मात दे सकता है या उसके बराबर में खड़ा हो सकता है तो वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से खड़ा हो सकता है। इसीलिए वो टाइम टू टाइम इसके परीक्षण करता है। बड़ी बात यह कि मात दे या ना दे, लेकिन डराने की, एक तरह से दहशत में रखने की इस तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए कोशिश जरूर रशिया की हो सकती है। एक और बड़ी खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है।
आईडीएफ के जमीनी ऑपरेशन पर नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी सेना गाजा पट्टी में कहीं भी जा सकती है। सिनवार के घर को घेरने में आईडीएफ जुटी हुई है। सिनवार के मिलने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो देखिए जो हमास का डिप्टी है उस पर सीधा फोकस है इजराइल की सेना का। और देखिए अगर बात की जाए राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों की, तो इज्जत अल रिश्क ने की है जॉन किर्बी के बयानों की निंदा, और बयान जारी करते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य का ये बड़ा बयान है। इज्जत अल रिश्क ने साधा है अमेरिका पर निशाना। अमेरिका गाजा में हो रहे रक्तपात का भागीदार। रिश्क ने कहा है युद्ध में अमेरिका का रुख पक्षपातपूर्ण है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के दबाव में इजराइल इस वक्त है। गाजा में ईंधन आपूर्ति बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी गई है। ये बताया जा रहा है अमेरिका का ये प्रेशर है दरअसल इजराइल पर कि किस तरह से ईंधन आपूर्ति, ईंधन की सप्लाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। और व्हाइट हाउस का यूक्रेन को मजबूत करने का प्लान, अमेरिका और यूक्रेन के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। एक और बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच नया टकराव सामने आ गया है। यूएस को $50 बिलियन हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। तेहरान की अदालत ने हर्जाना देने का आदेश दिया है। जनरल कासिम सुलेमानी के हत्या केस में दरअसल ये ऑर्डर सामने आया है। और आइए अब बिग बॉल के जरिए समझते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी का क्या केस है और क्यों ईरानी कोर्ट ने अमेरिका को भारी भरकम हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। क्या है पूरा मामला। तो अमेरिका ईरान सुलेमानी पर नया टकराव। क्या है ये टकराव, जल्दी से समझते हैं। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी 2020 में मारा गया था और एक हमले में मौत हो गई थी। अमेरिका के ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी मारा गया था। जी और आगे अमेरिका में उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। उस वक्त जब ये घटना हुई, अमेरिका का दावा है कि सुलेमानी हमले की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। और देखिए ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था कासिम सुलेमानी, और उससे काफी विवाद भी बढ़ा था दोनों देशों के बीच। ईरान ने अमेरिका से इस हत्या का बदला लेने की बात भी कही थी। जनरल सुलेमानी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जाता था और ये तभी एक्शन भी दिखाई दिया। इजराइल पर भी अमेरिका की मदद करने का ईरान का आरोप सामने आया। तो अब ये जनरल कासिम सुलेमानी के जरिए जो 2020 में मारा गया था, शरदेंदु सर, क्या इसके जरिए इसके इर्द गिर्द ये जो पॉलिटिक्स है या कूटनीतिक का असर है वो आप देख रहे हैं, उसका परिणाम वहां तक जा रहा है? देखिए मेरा मानना है कि ये आइसोलेटेड केस है। ईरान इस चीज़ को बहुत दिनों से परस्यू कर रहा है और आज की डेट में इस तरीके का डिसीजन आना कोर्ट द्वारा बहुत मायने नहीं रखता। जबकि एक तरफ से अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ और हमास का युद्ध फोर फ्रंट पे है, और अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो फोर फ्रंट पे। ईरान इसमें अहम भूमिका निभाता हुआ आ रहा है, लेकिन आप अपने कोर्ट से कोई से भी फरमान जारी करते रहिए, उसका रेलेवेंस बहुत नहीं है आज की डेट में है। क्या ईरान इस 1-to-1 लड़ाई के लिए तैयार है? उसे लग रहा है कि अगर इसका बदला लेना है तो वो अभी मौका है। देखिए अगर उसको 1-to-1 ही करना है तो हमास फिलिस्तीन का ज्यादा बड़ा इशू है। सुलेमानी एक आइसोलेटेड केस है, इंडिविजुअल केस है, लेकिन वो उनके जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर हमला मानते हैं। अगर इसका बदला लेना है तो इसके साथ आपको बाकी लेकिन भी लिंक करना पड़ेगा। लेकिन एक खबर आई थी सुलेमानी को लेकर कि ये जो सारा हमला है, इसकी ट्रेनिंग, इसका ब्लूप्रिंट सुलेमानी ही तैयार कर रहा था, और इसी वजह से ये लिंक करके देखा जाता है सुलेमानी की हत्या को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिर्फ एक आइसोलेटेड केस की वजह से मेरा मानना है कि दो कंट्री में इस लेवल पे युद्ध जाना, और जिसकी संभावनाएं बनती है अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अफेक्टेड होता है। हो सकता है न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये बढ़ जाए, और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें एक्टिव होते हुए। बड़ी बात आप बताएं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें एक्टिव हैं, लेकिन युद्ध की जो बिसात है वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। और ये एक शायद छोटा सा उदाहरण हो।